नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। शाम के 6 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। कल शाम 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। पहले चरण के प्रत्याशियों पर बैठक होगी और इस बैठक में मंथन होगा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक ली जाएगी। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शाम 4 बजे का वक्त दिया जा रहा है जब बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। पहले चरण के प्रत्याशियों पर बैठक में मंथन होगा। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया था। सभी 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सभी 5 राज्यों में 7 चरण में चुनाव होंगे। सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, जहां 10 फरवरी को पहले वोटिंग की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। 7 मार्च तक लगातार वोटिंग होगी। 7 चरण में वोटिंग होगी। क्या नतीजा होगा ये 10 मार्च 2022 को आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मनीष मिश्रा का। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए मनीष, कल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। शाम 4 बजे बैठक होनी है। किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन होगा। निश्चित तौर से कंचन, आपको बता दूं कि कल एक बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। 24 सदस्यों की बैठक बुलाई गई है, जो कल शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पे बुलाई गई है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि दोबारा सत्ता को हासिल करना। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी इस बार की। डबल इंजन की सरकार है, 325 का आपने आंकड़ा पार किया था। सबसे बड़ी जीत आपको हासिल करनी है उत्तर प्रदेश में। इन सबको लेकर समीकरण बनाने की बात की जाएगी। और सबके साथ बता दूं कि 14 तारीख से जो नोटिफिकेशन की तारीख हो जाएगी, इसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा बहुत ज़्यादा। तो पहले फेज के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ से फाइनल की जाएगी। और क्योंकि जो अंतिम मोहर लगती है वो केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां से लगता है, तो वहां पे ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सूची है उस पर मंथन हो जाएगा। और जो पहले फेज के जो चुनाव के जो जिले हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि कल ही उनके नाम पे उत्तर प्रदेश की जो चुनाव समिति की जो सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं, उनके द्वारा उन पर मंथन किया जाएगा, उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। और माना जाएगा कि लिस्ट फाइनल करके आगे दे दी जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की जाए। तो इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जो कि शाम 4 बजे से रहेगी, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता रहेगी। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, बेबी रानी मौर्य, संजीव बालियान, राजवीर सिंह और ब्रजेश पाठक सहित के तमाम बड़े नेता वहां पे उसमें मौजूद रहेंगे। और माना ही जा रहा है कि कल देर शाम तक इसकी जो लिस्ट है, जो पहले फेज की लिस्ट है, उसको फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व के लिए भेजा जाएगा। पर सबसे बड़ा जो माना जा रहा है मंथन इस बात को रखा कि ये पिछली बार भी जब हम चुनाव की बात करेंगे 2017 में, तो यही ट्रेंड था। पश्चिमी से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर और पूर्वांचल पे जा गया था। हमने देखा था किस तरीके से पश्चिमी की जब मतगणना शुरू हुई थी, तो किस तरीके से फेस बाय फेस लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी। उसी हिसाब से देखना है कि क्योंकि इस बार के समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में हमने देखा था किसान आंदोलन को लेकर एक नाराजगी थी उत्तर प्रदेश में। अपने उम्मीदवारों का चयन सबसे अहम रहेगा और सबसे अधिक चीज रहेगी कि किस तरीके से हम चुनाव में, जो कि अब क्योंकि इस प्रचार का ढंग भी बदला है, डिजिटल फॉर्म से हमें करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा कामों को लेके जाना है, तो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरीके से हम अपने जो काम है उनको लेके जनता कई सारी है। क्योंकि एक बात भारतीय जनता पार्टी ने भी देखी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानून को लेकर जो नुकसान हो रहा था, हालांकि वो कानून तो वापस ले लिया गया है, लेकिन उस नाराजगी को क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में दूर कर पाई है, ये देखने और समझने की बात होगी। शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुशी जताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही वो काम करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच जाने की बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने फिर से 325 अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। इस दौरान सपा पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की क्या तैयारियां हैं बेसिकली, और जो लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इस तरह से चुनाव आयोग ने सब कुछ कहा है, उसमें वर्चुअली रूप से जो छोटे दल हैं उनको दिक्कत होने वाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के हर निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। प्रदेश के इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने लगातार सतत संपर्क सभी लोगों से बनाए रखा है। ये वो लोग परेशान हैं जो बरसात के मेढक की तरह घरों से निकल करके केवल चुनाव में
वैतरणी पार करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन करेगी। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जो 5 आदमियों का ग्रुप है, डोर टू डोर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते दोबारा 325 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगी और विपक्षी दलों के सपनों को इस प्रकार धूल विसरित उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। सर, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, काम कर रही है। आपकी क्या रणनीति ब्राह्मणों को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत कर रही है, उसे आगे बढ़ा रही है और मूल कारण ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सर, अभी कुछ देर पहले ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष भाजपा के हैं, उनसे मुलाकात की है। तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वीकार कर? इस प्रकार की बातों का फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाए तब तक कहना बेकार है। बिल्कुल, हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जैसी भी गाइडलाइन आयोग की होगी उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, कैमरा पर्सन सैफ के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अपने आगे की रणनीति भी साझा की है। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है, हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। चुनाव आयोग से ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है। बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है। अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं। 11,33,894 लाइसेंसी का सत्यापन कराया गया है, जिसके बाद कुछ लोगों के लाइसेंसी शस्त्र भी जमा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल, प्रलोभन मुक्त एवं पारदर्शी तथा हिंसा रहित तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है और ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है। इस संबंध में आप सबको विदित है कि कल माननीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं और उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में 10 फरवरी को कुल 11 जनपदों के
58 विधानसभा में चुनाव होंगे। ये जनपद हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज। इसी तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को मतदान होंगे। तृतीय चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में 20 फरवरी को चुनाव होंगे। चौथे चरण में 59 ही विधानसभा क्षेत्रों में 27/2 को चुनाव होंगे। पाँचवें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी को चुनाव होंगे तथा छठे चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को चुनाव होंगे तथा अंतिम चरण 7वें चरण में 54 विधानसभा क्षेत्र में 7 मार्च को चुनाव होंगे तथा सभी जगह की मतगणना 10 तारीख को संपन्न होगी। आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर कोरोना पर समीक्षा बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पर वर्चुअली कोरोना पर समीक्षा बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें, क्या कोविड के अपडेट है, क्या हाल है वैक्सीनेशन को लेकर और तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही गृह मंत्री, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव भी वर्चुअली इस बैठक में मौजूद रहे। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई थी। वर्चुअली सभी इस बैठक से जुड़े हुए थे। राज्यों में इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह कोरोना की स्थिति पर काबू पाया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा भी की गई है। आपने देखा होगा किस तरह से लगातार कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे ब्रजेश श्रीवास्तव, हमारे एसोसिएट एडिटर का। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? गृह मंत्री, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। किन अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में अब राज्यवार इसके आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। राज्यवार अलग अलग स्थितियों का आकलन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार कोविड टास्क फोर्स बनाई गई थी, ये कहा गया था कि कोविड को एक तरह से सिर्फ एपिडेमिक के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाए और उसको समेकित रूप से जो है उस पर आगे लड़ाई लड़नी होगी। तो अलग अलग राज्यों के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और कैसे एक राज्य दूसरे की मदद करे, ये एक बड़ा बिंदु इस पूरी बैठक में निकल के आया। इसके साथ ही कोविड के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और जिन जिन राज्यों में ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, वहां के लिए अलग एसओपी जारी की जाए, वहां के लिए अलग रिस्ट्रिक्शंस बनाए जाए और साथ ही आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां बनने जा रही हैं, उसको लेकर के पहले से प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, जिससे जो दूसरी लहर थी जिसमें जबरदस्त तबाही हुई थी, ऑक्सीजन का संकट हुआ था, दवाओं का संकट हुआ था, हम सब ने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह की किस तरह से कमी हुई, तो उन चीजों की इस बार कोई स्थिति उस तरह की ना बनने पाए, इसको लेकर के प्रबंधन को लेकर के भी बात की गई कि किस तरीके से उस स्थिति से निपटा जाए, कैसे इसके लिए जरूरी जो दवाएं हैं, जो भी नए रिसर्च के बाद कुछ नई मेडिसिन WHO ने और इसके साथ ही जो ड्रग कंट्रोलर ने एक्सेप्ट किया है कि कुछ नई दवाओं को लेकर के जाना होगा, तो उन सब के प्रोडक्शन में तेजी लाई जाए। साथ ही जो प्रिकॉशंस हैं उसको किस तरीके से स्ट्रिक्टली इम्प्लांट किया जाए, इसको लेकर के बातचीत हुई। ब्रजेश, लॉकडाउन को लेकर एक संशय बना हुआ है सबके मन में। आज की तारीख में एक ही सवाल है कि क्या, क्योंकि दिल्ली में तो हम देख रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू लगा ही है, बाकी राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके मन में भी डर है, रोटी छिनने का डर है, लेकिन क्या आने वाले समय में लॉकडाउन की कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए, यूं तो अभी जो बैठक हुई है, इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसको लेकर के कोई सहमति बनती नजर नहीं आई। ये कहा गया कि देखिए, अब हम लोग कोविड के बिहेवियर से परिचित हो चुके हैं, कोविड के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के हम लोग जो है अवेयर है। ऐसे में अब पैनिकफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में हम लोगों ने देखा कि कुछ उसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा था रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, जहां पर जो है जबरदस्त लोग वापस लौटने का मन बना रहे थे, क्योंकि जिस तरह से केसेस बने थे। तो ये तय किया गया है कि अभी कम से कम सिचुएशंस को बगैर प्रॉपर 100% लॉकडाउन के जो है चीजों को टैकल किया जाए। अलग अलग एरियाज बनाए जाए जहां पर जो है ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करके वहां पर अब अलग अलग एरिया रेड जोन बनाए जाए, इसके साथ ही ब्लू जोन बनाए जाए, अलग अलग जोन में तब्दील करके उस एरिया को जो है एक तरह से क्योर करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो कंप्लीटली लॉकडाउन है, इसको लेकर के अभी जो है बहुत सहमति नहीं बन करके सामने आई है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अभी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी ताकत के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग राज्यों के और लोगों को भी यहाँ पर जरूरत है ये समझने की कि वो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, नहीं जरूरी है तो नहीं निकलें, वही उनके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आज कोरोना के 22,000 केसेस आए हैं। दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पिछली लहर के मुकाबले मौत का आंकड़ा दिल्ली में कम है। मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 7,695 केसेस आए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 253 लोग रिकवर हो चुके हैं अब तक। कोरोना के इस वक्त एक्टिव केसेस 25,974 हैं। यूपी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 3.46% है और पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 2,22,428 टेस्ट उत्तर प्रदेश में कोविड के किए जा चुके हैं। तो लगातार जो है कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक 22,928 लोगों की मौत हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 1,149 नए केसेस मिले हैं। वहीं लखनऊ में 1,115 केस, गाजियाबाद में 922 केस मिले हैं। हर क्षेत्र में इस वक्त कोविड के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। एसके वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 7,600 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस उत्तर प्रदेश में आए हैं। और अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या है जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, वो संख्या अब 25,974 हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों में 4 व्यक्तियों की प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौत भी हुई है। अगर हम सबसे उन शहरों की बात करें जिससे सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें नोएडा है, जिसमें करीब 1200 केसेस पिछले 24 घंटों में है। लखनऊ में करीब 1200 केसेस पिछले 24 घंटों में है। गाजियाबाद में 1,000 केसेस हैं। मेरठ में 750,
वाराणसी में 450, तो ये वो जिले हैं जहां से तेजी के साथ कोरोना के नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, प्रशासन हर वो संभव प्रयास कर रहा है, जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है और पिछले करीब 25 दिन के अंदर जो आंकड़ा 100 के करीब में था, वो आंकड़ा सीधे 25,000 के करीब में हो चुका है। तो निश्चित है कि लोगों को जरूरत है कि जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन बताई गई है, जो लोगों से अपील की गई है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की, वो उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं हालात जरूर खराब होते हुए इन आंकड़ों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उससे एक ही बात कही जा सकती है कि इस वक्त लोगों को अवेयर होने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है और अपना ख्याल, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र में ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी है। वाराणसी में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। वाराणसी में ओमिक्रॉन के अब तक 77 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर एक्शन में मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कोरोना पर बैठक की है और कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों पर भी चर्चा की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के हर इलाके से कोविड और ओमिक्रॉन के केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं। 77 ऐसे केस हैं जो सामने आ रहे हैं और इस केसेस पर क्या हालात बने हुए हैं, इसको लेकर बैठक की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर बैठक की है। क्या इंतजाम है, इससे कैसे निपटारा पाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह पालन कराया जाए, लोगों में मास्क पर क्या नजर ट्रैफिक पुलिस की बनी हुई है, तमाम लोगों की बनी हुई है, इसको देखते हुए क्या इंतजाम है, इस पर भी चर्चा वाराणसी में लगातार की जा रही है। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वाराणसी का जिक्र करें जहां ओमिक्रॉन के केस 77 सामने आए हैं। बढ़ते केस पर एक्शन में है मुख्य सचिव और डीजीपी ने कोरोना के हालातों पर चर्चा की है। क्या इंतजामात किए गए हैं वहां पर आम लोगों के लिए, सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम है या नहीं, सड़कों पर क्या हालात है, कितनी भीड़ है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोगों ने मास्क इस्तेमाल किया है, दुकानों पर सैनिटाइजर लगा हुआ है और बेवजह लोग घर से बाहर निकलने से किस तरह परहेज करें, इन सब तमाम और किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए, और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कोविड के केस उत्तर प्रदेश में ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहां दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है, वहीं उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन सबको देखते हुए उसके बावजूद जो कोविड के केस हैं वो लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से अहम खबर आ रही है जहां पर शातिर ठग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। मुठभेड़ के दौरान गैंग के 3 बदमाशों को गोली लगी है। चोरी का सामान खरीदने वाले को गिरफ्तार भी किया गया है। पिछले 8 साल से ये ठग गैंग जो है वो सक्रिय था। सेक्टर 39 थाना पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम को 75,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप की चोरी करते थे। कब्जे से 65 लैपटॉप, 5 टैबलेट, 3 तमंचा जब्त किया गया है। कारतूस, शीशा तोड़ने की गुलेल, ऑटो, स्कूटी भी यहां से बरामद की गई है। नोएडा पुलिस के सरदर्द बना ठग गैंग का खुलासा हो गया है। हालांकि लगातार नोएडा पुलिस को चुनौती दे रहा था, लगातार घटना कर रहा था, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर की खासकर नोएडा पुलिस कई टीमें लगी हुई थी और पुलिस ने अब उस खुलासा कर दिया है। हमारे साथ है डीसीपी राजेश सर, किस तरीके से ये पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है? जैसे आपने कहा कि लैपटॉप चुराने वाला ये गैंग बहुत सक्रिय था और कई दिनों से नोएडा कमिश्नरेट का ये सिरदर्द बना हुआ था। नोएडा जोन बल्कि सेंट्रल जोन भी इसमें प्रभावित हुआ था और इसमें पिछले महीने 2 गैंग भी हम लोग पकड़े थे, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 और 10 लैपटॉप बरामद भी हुआ था। तब भी घटना नहीं रुक रही थी, लगातार घटना हो रही थी और मैं बताऊं कि कभी कभी एक दिवस में 5-7 घटनाएं भी हो चुकी थी। तो इसको खुलासा करने के लिए हमारा नोएडा जोन में एडिशनल डीसीपी रणविजय के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें एएसपी अंकिता शर्मा का टीम को सफलता मिल गई है। सेक्टर 39 का पुलिस ने 3 लोगों को कल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 22 लैपटॉप बरामद भी हुई थी। उन लोगों को निशानदेही पे जो नए रिप्लेस में जो लैपटॉप खरीदते थे उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार किया। कुल अभी 5 लोग इस घटना में हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। जो 3 लोग घटना करते थे
और 2 लोग जो नियर प्लेस में लैपटॉप खरीदते थे। टोटल हम लोग 70 लैपटॉप बरामद किए हैं, उसमें 5 टैबलेट है जो आईपैड है। अभी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाएगा तो ये लोग 12, 15, 17 इस तरह के दिल्ली में अलग अलग थानों में बंद हो चुके थे। टोटल इन लोगों को इससे पहले 72 क्रिमिनल केसेस है। तो इन लोगों के खिलाफ अभी गैंगस्टर की कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। सर, पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी की है, पुलिस टीम को क्या पुरस्कार दिया गया है, और हालांकि ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। इतना बढ़िया खुलासा हमारा नोएडा जोन का टीम द्वारा किया गया था, तो मेरे तरफ से अलग से 25,000 इनाम घोषणा किया गया है और जॉइंट सीपी सर की तरफ से 50,000 का अलग से दिया गया। थे डीसीपी राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के लिए जो सरदर्द बना हुआ था, ठक-ठक गैंग लगातार ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देता था, गाड़ियों के शीशा तोड़कर लैपटॉप समेत जो टैबलेट तो सामान जो चोरी कर लिया करता था। लेकिन आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसका खुलासा किया, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी और उन्हीं की निशानदेही पर जो खरीदार थे उनको भी गिरफ्तार किया। और निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर और पुलिस टीम की बहुत बड़ी कामयाबी भी इसे देखा जाए। देखिए कंचन, पुलिस के लिए ये सरदर्द गैंग बना हुआ था और लगातार जो ठक-ठक गैंग है वो शीशे तोड़कर, गाड़ियों की शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कभी लैपटॉप है तो कभी अन्य सामान को चोरी कर लिया करता था। लगातार जो पुलिस है, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, वो लगातार कहीं ना कहीं उनको चुनौती दिया करता था और काफी दिनों से इसकी तलाश थी। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को देर रात में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में तीनों को गोली लगी और गोली लगने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें टोटल लगभग जो 65 लैपटॉप उनके पास से बरामद किए गए हैं, 5 टैबलेट उनके पास से बरामद किए गए हैं, 3 तमंचा उनके पास से बरामद किए गए हैं और शीशी तोड़ने वाले जो बुलेर है, ऑटो है, अन्य सामान उपकरण बरामद किए गए हैं। इसी को देखते हुए जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने पुलिस टीम को 50,000 रुपए और डीसीपी के द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी लग रही है, क्योंकि लगातार जो ऑटो में बैठकर ये ठक-ठक गैंग जो लगातार वारदात को अंजाम देता था और लोग इससे परेशान थे, आम जनता जो इससे परेशान थी। और गौतम बुद्ध नगर में कम से कम लगातार कई लगभग बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। शुक्रिया निशांत जानकारी देने के लिए। कब्जे से 65 लैपटॉप और कई तमंचे भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।